विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका MDC पाठ्यक्रम यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोर्स है जिसका नाम है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का जो आपका पेपर है BSc फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये क्वेश्चन पेपर का नाम है। या तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ है या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। जिस पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से वो पेपर मई 2026 में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। किंतु यह पेपर सागर विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के कॉलेजों में सभी यूनिवर्सिटीज और सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। और ये आपको आइडिया लगेगा कि परीक्षा का पैटर्न कैसा रह सकता है और पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। तो मैं क्वेश्चन पेपर की तरफ पहले आपको ले चलता हूं, उसके बाद में फिर वहां से मैं थोड़ा सा मेरा मूवमेंट आगे की तरफ जाएगा। एनुअल एग्जाम का पेपर है और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री का पेपर है। ये सेक्शन पेपर आपको 3 सेक्शन में डिवाइड मिलेगा। पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इसमें पूछा गया एल्केमी क्या है, उसके बाद व्हाट इज बेस यानी कि क्षार क्या है, उसके बाद टूथपेस्ट का मुख्य कार्य क्या है। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का कार्य लिखिए और कीटाणुनाशक के क्या कार्य है। ये प्रश्न है, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और 5 प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे और 5 प्रश्न के उत्तर आपको कंपलसरी लिखना है। सेक्शन बी में जब हम जाते हैं तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर प्रत्येक 6 अंकों का एक प्रश्न होगा और 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सॉल्ट यानी लवण क्या है, उनके निर्माण की प्रक्रिया को लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है भोजन के घटक क्या, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड। उसके बाद राइट डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस लिखिए। DDT क्या है, इसके उपयोग लिखिए। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट क्या है और कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन क्या है, उसका एग्जांपल दीजिए। सेक्शन सी यानी कि लास्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं तो आपको 3 प्रश्न सॉल्व करने के लिए कहा गया है और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। प्राचीन भारत में धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया और महत्व पर प्रकाश डालिए। दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार तथा लवण के महत्व को समझाइए। विटामिन क्या होते हैं, इनके सोर्स और उसके फंक्शन बताइए। और हमारे जो डेली लाइफ है उसमें केमिस्ट्री का डेली यूज या डेली लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस बताइए। और लास्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइपोक्लोराइड और एंटीसेप्टिक विलियन के यूजेस बताना है आपको। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमने आपको बताया। अब इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। क्वेश्चन पेपर जो है वो 100 मार्क्स यानी 100 नंबर का पेपर है और अभी हमने कहा 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया। उन सेक्शंस के क्वेश्चंस के आंसर की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उनको भी एक मदद मिल सके। इसके साथ ही अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलते रहे और हमारे परिवार विस्तृत होता रहे, बड़ा होता रहे। तो विद्यार्थियों, अब आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, आपके दोस्तों तक भी शेयर कर दिया होगा और चैनल को भी डेफिनेटली आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। एक महत्वपूर्ण नंबर मैं आपको बताता हूं, नंबर है 77 250 44 325। ये नंबर आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए, आपके मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। जब भी आपकी यूनिवर्सिटीज में आपका मेजर, माइनर, MDC, हिंदी, इंग्लिश, भारत बोध और उसके साथ में जो जो भी पेपर आपके हो रहे हैं, जो भी पेपर आपका होता है वोकेशनल कोर्स का, तो वो पेपर आपको क्या करना है, उनका अच्छा सा पिक्चर लेना है, फोटो खींचना है और इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजना है। जैसे पेपर की किसी विद्यार्थी ने हमें भेजा तो हम आप तक लेकर आए, तो आप भी हमें क्या कीजिए, पेपर सेंड कीजिए। ये छोटा सा कष्ट आप कर सकते हैं। तो जब भी आप पेपर देके घर आए तो फोटो को क्लिक कीजिए और हमें सेंड कर दीजिए ताकि उसका सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर अपलोड कर देंगे ताकि सभी विद्यार्थियों को इसकी मदद मिल सके। चलते प्रश्नों के उत्तर की तरफ। पहला है एल्केमी क्या है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का एक प्राचीन और प्रारंभिक रूप है जो विज्ञान, दर्शन और रहस्यवाद का मिश्रण था। प्राचीन काल और मध्य युग में इसके अभ्यास मुख्य रूप से एशिया, यूरोप और अफ्रीका में किया गया। एल्केमी के 2 इंपॉर्टेंट एम थे, लक्ष्य थे। पहला था पारस पत्थर की खोज।
एक ऐसा काल्पनिक पदार्थ बनाना जो लोहे या तांबे जैसी साधारण धातुओं को वो सोने में बदल सके। अगला था अमृत की खोज, एक ऐसा पेय पदार्थ तैयार करना जो अमृतता प्रदान कर सके और सभी बीमारियों को ठीक कर सके। अर्थात भले ही एल्केमी सोना बनाने में असफल रहे, लेकिन उनके प्रयोगों, उपकरणों और तकनीकों ने ही आगे चलकर आधुनिक रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की हमारी एक नींव रखी। भारतीय रेफरेंस में इसे रस शास्त्र कहा जाता है, जिसमें नागार्जुन जैसे विद्वानों का भी बड़ा योगदान रहा है। अगला प्रश्न है क्षार क्या है, व्हाट इज बेस। तो रसायन विज्ञान में क्षार यानी बेस एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, छूने में साबुन जैसा चिकना होता है, लाल लिटमस पेपर को ब्लू कन्वर्ट में कर देता है। यदि बात करें अरनियस के अनुसार तो ऐसे पदार्थ जो जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं क्षार कहलाते हैं। ब्रोस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट यदि आप देखोगे तो ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन स्वीकार करने की यानी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बेस यानी कि क्षार कहते हैं। लुईस सिद्धांत, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन को बेस कहते हैं। अर्थात जो क्षार पानी में पूरी तरह घुलनशील होते हैं उन्हें अल्कली कहा जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सभी अल्कली क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार अल्कली नहीं होते हैं। इनका पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का मुख्य कार्य क्या है। तो टूथपेस्ट हम डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं और दांतों और मसूड़ों की स्वच्छता बनाए रखने और ओरल कैविटीज मतलब हमारे दांतों के अंदर जो कैविटीज हो जाती है, जो छेद हो जाते हैं, उनको बीमारियों से बचाना है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला प्लाक और मलबे को हटाना, इसमें मौजूद हल्के अपघर्षण यानी माइल्ड एब्रेसिव्स ब्रश के साथ मिलकर दांतों की सतह पर जमा बैक्टीरिया की परत और भोजन के कणों को साफ करते हैं। दांतों की सड़न से बचाव, अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स होते हैं जो दांतों में के इनेमल को मजबूत बनाते हैं और एसिड से होने वाले क्षरण को रोकते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। मुंह के बैक्टीरिया भोजन के बाद जो एसिड डेवलप करते हैं टूथपेस्ट उसे उदासीन भी कर देते हैं। खास बात, सांसों को ताजगी देता है या मुंह की दुर्गंध को दूर करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट का कार्य लिखिए। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे भोजन के लिए ईंधन का काम करते हैं। इनके मुख्य कार्य, सबसे पहला कार्य, ये शरीर और मस्तिष्क को काम करने के लिए तत्काल एनर्जी देते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बात करते हैं ऊर्जा के संचय की, तो अतिरिक्त ग्लूकोज को शरीर लीवर मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेते हैं, जिसका उपयोग जरूरत पड़ने पर काम आता है। जैसे हम जिस दिन भूखे रहते हैं ना, उस दिन हमारे बॉडी को एनर्जी होती है, वो इसी से मिलती है। प्रोटीन की बचत होती है, तो जब शरीर को पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो ऊर्जा के लिए प्रोटीन का उपयोग नहीं करता है। इसमें प्रोटीन अपने मुख्य कार्य जैसे ऊतकों का निर्माण करना और उसको मेंटेनेंस करने का काम करता है। पाचन स्वास्थ्य की बात करें तो जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि फाइबर आंतों की गति को ठीक रखते हैं और कब्ज से बचाते हैं। कीटाणुनाशक क्या होते हैं, व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट्स। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो निर्जीव वस्तुओं या सतहों को जैसे फर्श, चिकित्सा उपकरण, टेबल, बर्तन पर मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, वायरस को नष्ट करके उनकी वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। विशेषताओं की बात करें तो केवल निर्जीव वस्तुओं पर ही इन उपयोग करते हैं, इन्हें त्वचा या जीवित ऊतकों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जैसे फेनिल, ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या क्लोरीन। अब एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक में डिफरेंस क्या है, तो कीटाणुनाशक फर्श या औजारों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो जीवित त्वचा या घावों पर उपयोग किया जाता है। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में ये कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है और 5 प्रश्नों के उत्तर में देना है। पहला प्रश्न है प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत बढ़िया प्रश्न है और एक लॉजिकली आंसर इसका हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान का भारतीय समाज पर अत्यंत व्यापक और सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव इफेक्ट केमिस्ट्री का बिल्कुल भी नहीं है। और एक खास बात बता दूं आपको, किसी भी सब्जेक्ट का भारतीय समाज पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। सभी सब्जेक्ट का, चाहे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इनके सबके पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़े हमारे किस पर, भारतीय समाज पर। तो प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान का भारतीय समाज पर अत्यंत व्यापक और सकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत में रसायन विज्ञान का विकास आयुर्वेदिक, धातु कर्म, कृषि, औषधि निर्माण तथा दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ था। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। सबसे पहला,
चिकित्सा क्षेत्र में विकास। प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान ने आयुर्वेद को समृद्ध बनाया। विभिन्न धातुएं, खनिज और जड़ी बूटियों से औषधि तैयार की जाती थी। इसमें अनेक रोगों के उपचार संभव हुए और समाज को स्वस्थ बनाने में मदद मिलती है। धातु कर्म और उद्योग की बात करें तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि धातुओं को शुद्ध करने तथा मिश्र धातु बनाने की तकनीक विकसित हुई। दिल्ली का लौह स्तंभ, यदि आप लोग दिल्ली घूमने गए तो आपने देखा होगा आयरन पिलर भारतीय मेटलर्जी का सबसे एक्सीलेंस एग्जांपल है, जिसमें आज भी जंग नहीं लग, ध्यान रखिएगा। इससे हथियार, औजार और आभूषण बनाने का उद्योग विकसित हुआ। कृषि की उन्नति की बात करें तो केमिस्ट्री के बेसिस पर मिट्टी की गुणवत्ता, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स पौधे की रक्षा के लिए विकसित हुए। इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि और समाज के आर्थिक रूप से सशक्त हुआ। एक नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि हम लोगों ने कृषि के अंदर कीटनाशकों का उपयोग ज्यादा करने लग गए, जिसके कारण थोड़ा सा जो हमारी सोइल है, हमारी मिट्टी है, उस पर नेगेटिव प्रभाव हो गया। सौंदर्य प्रसाद और रंगों की बात करें तो इत्र, साबुन, रंग, काजल तथा अन्य प्रसाधन सामग्री बनाने की विधियां विकसित हुई। इसमें लोगों के जीवन स्तर और सांस्कृतिक परंपराओं पर प्रभाव पड़ा। शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो रसायन विज्ञान के अध्ययन से लोगों में प्रयोग और अनुसंधान की भावना विकसित हुई। गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार हुआ। व्यापक और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। औषधियों, धातुओं और रासायनिक उत्पादों से व्यापार देश विदेश में होने लगा। इससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है इसका। यज्ञ, पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठान में विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है। इससे धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक गतिविधियां सुदृढ़ हुई। अगला प्रश्न है सॉल्ट क्या है, लवण क्या है और इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो अम्ल के हाइड्रोजन आयन के स्थान पर किसी धातु अथवा अमोनियम आयन के आ जाने से यौगिक बनते हैं, उन्हें लवण यानी कि सॉल्ट कहते हैं। अब यह अभिक्रिया की बात करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है। तो सबसे पहली रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार यानी HCl और NaOH यानी ACl अम्ल है और NaOH क्षार, एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर मैं, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है। तो यहाँ NaCl एक सॉल्ट यानी कि लवण है। धातु और अम्लों की क्रिया से तो हमारे पास में जिंक एक मेटल है, इसका रिएक्शन एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुआ, तो जिंक सल्फेट जो बना है वो एक सॉल्ट है यानी कि लवण है। अतः अगला है ऑक्साइड की अभिक्रिया से, तो आपके पास कोई ऑक्साइड है, उस ऑक्साइड की रिएक्शन किसी अम्ल के साथ हुई, तो यहां पर जो लवण बना है वो आपको CuCl2 के फॉर्म में दिख रहा है। अगला CO2 की रिएक्शन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन आपने किसी क्षार के साथ करवा दी, तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा जो कि एक सॉल्ट है। इसी तरीके से डायरेक्ट रिएक्शन से सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन से NaCl का फॉर्मेशन हो गया। तो सॉल्ट क्या होता है, तो सॉल्ट जो होता है वो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जनरली बनता है, उस लवण यानी कि सॉल्ट कहते हैं। और उसके बनाने के हमने 5 अलग अलग रिएक्शंस को देखा। अगला प्रश्न है भोजन के घटक क्या है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन में उपस्थित वे पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा, वृद्धि, संरक्षण तथा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं भोजन के घटक कहलाते हैं। मुख्य भोजन घटक निम्नलिखित है। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, चावल, गेहूं, आलू, शक्कर आदि में पाए जाते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में सहायक होते हैं। दालें, दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन आदि के इनके स्रोत होते हैं। वसा शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करती है। घी, तेल, मक्खन, मेवे आदि में पाई जाती है। विटामिन शरीर को रोगों से बचाते तथा शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। ये फल, हरी सब्जियां, दूध आदि में मिलते हैं। खनिज लवण की बात करें तो हड्डियां, धातु तथा रक्त निर्माण में सहायक होते हैं। कैल्शियम, आयरन, सोडियम आदि प्रमुख खनिज हैं। जल की बात करें तो पाचन, रक्त संचार तथा शरीर के तापमान को कंट्रोल करते हैं, वे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। फाइबर्स की बात करें तो पाचन क्रिया को सुचारू रखते हैं और कब्ज से बचाते हैं। सलाद, फल और हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है साबुन और डिटर्जेंट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो हम यहाँ पर डिफरेंस बेसिस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सॉप की बात करेंगे, फिर डिटर्जेंट की बात करेंगे। सबसे पहले निर्माण की प्रक्रिया देखिए, तो साबुन जो होता है वो वसा एवं तेलों से बनाया जाता है। डिटर्जेंट रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। रासायनिक प्रकृति की बात करें तो साबुन के अंदर फैटी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, जबकि डिटर्जेंट के अंदर सल्फेट या सल्फोनेट कंपाउंड्स होते हैं। कठोर जल में प्रभाव देखें तो कठोर जल में कि कम झाग देता है कौन, साबुन, और कठोर जल में भी अच्छी तरीके से कार्य करता है कौन, डिटर्जेंट, यानी जिसको हम लोग सर्फ भी बोलते हैं। सफाई क्षमता ये कम प्रभावी होता है कौन, साबुन, और डिटर्जेंट अधिक प्रभावी होता है। पर्यावरण प्रभाव सामान्यतः जैव अपघटनीय होता है, इसलिए कम हानिकारक होता है कौन, साबुन, और ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, पर्यावरण में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। उपयोग स्नान एवं सामान्य धुलाई में काम आता है, कपड़े धोने और औद्योगिक सफाई में काम आता है। लागत अपेक्षाकृत सस्ता होता है और थोड़ा सा महंगा होता है कौन, डिटर्जेंट। अगला प्रश्न है डीडीटी क्या है और इसके
उपयोग लिखिए। अब डीडीटी के बारे में बात करें तो डीडीटी का पूरा नाम हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन, यानी पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये एक सिंथेटिक यानी कृत्रिम कार्बनिक यौगिक है जो ऑर्गेनोक्लोरीन श्रेणी के अंतर्गत आता है। शुद्ध रूप में यह गंधहीन और बेस्वादा सफेद रंग का क्रिस्टली पाउडर होता है। इसकी खोज पहली बार 1874 में ऑस्ट्रेलियाई जो केमिस्ट्रियन है ओथमायर जिडलर ने की थी, लेकिन इसके कीटनाशक गुणों की पहचान 1939 में स्विस वैज्ञानिक पॉल हरमन मूलर ने की थी। इसके लिए उन्होंने 1948 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो डीडीटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। इस तरफ एक क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर, दूसरी तरफ क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है और यहां पर बीच में एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन है और यह CH और बॉन्ड बना हुआ है। तो इसका नाम है 2,2-bis पेरा क्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसका फार्मूला होता है C14H9Cl5 होता है। विशेषता क्या है, पानी में पूरी तरह से इनसोल्यूबल यानी कि घुलता नहीं है, लेकिन फैट्स यानी कि वसा में आसानी से घुल जाता है। इसके यूजेस क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद डीडीटी का उपयोग पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर हो गया। सबसे पहले इसका उपयोग मलेरिया और टाइफाइड के जो मच्छर होते हैं उनको मारने के लिए किया गया था। सबसे पहले महत्वपूर्ण उपयोग देखें तो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर और टाइफाइड फैलाने वाले जुओं को मारने के लिए इसका उपयोग किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों सैनिकों और नागरिकों की जान बचाई गई थी। कृषि और में कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग हुआ है। तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न कीट जैसे कि कपास के कीट, टिड्डियां और आलू के भृंगों को कंट्रोल करने के लिए भी खेतों में इसका भारी छिड़काव किया जाता है। घरेलू कीट नियंत्रण, घरों में मक्खियां, मच्छरों, खटमलों और अन्य संक्रामक कीटों से छुटकारा पाने के लिए इसका व्यापक उपयोग होता है। और इसकी खास बात है कि इसका हमारे पर्यावरण पर, हमारे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ता है, इसलिए वर्तमान में इसे बैन कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है एंटीऑक्सीडेंट क्या है? व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? तो एंटीऑक्सीडेंट वे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। ये शरीर तथा खाद्य पदार्थों को हानिकारक प्रभावों से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे यौगिक होते हैं या रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसानों से बचाते हैं। इन्हें सरल भाषा में शरीर का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के मुख्य प्रकार क्या है? तो हमारे शरीर खुद भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, लेकिन बड़ी मात्रा में हमें भोजन के द्वारा या सब्जियों के द्वारा इनको लेना पड़ता है। जैसे विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसके सोर्स क्या है? आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, हरी मिर्च और टमाटर। विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें बादाम, अखरोट, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज और वनस्पति तेल। बीटा कैरोटीन की बात करें जो कि गाजर, शकरकंद, पपीता, कद्दू और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। लाइकोपिन की बात करें तो टमाटर में होता है, तरबूज में होता है, पपीता में होता है, यानी कि ऐसे फल जो कि सामान्यतः रेड कलर के होते हैं। उसके बाद फाइलोफिनॉल्स ग्रीन टी, डार्क चॉकलेट और कॉफी और सब में पाया जाता है। तो इसके यूजेस क्या है? तो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सबसे बड़ी बात, उसके बाद शरीर के रोगों से बचाना, औषधियों में भी उपयोग किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधनों में जैसे कि क्रीम और कॉस्मेटिक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। किसका? एंटीऑक्सीडेंट का। अगला प्रश्न है कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन क्या है, उनके उदाहरण दीजिए। तो कॉस्मेटिक अर्थात सौंदर्य प्रसाधन जिसका उपयोग हर व्यक्ति वर्तमान समय में कर रहा है। तो ऐसे रासायनिक या प्राकृतिक पदार्थ का मिश्रण होता है जिनका उपयोग मानव शरीर की बाह्य संरचना जैसे कि त्वचा, बाल, नाखून, होंठ और आंखों को साफ करने, उनकी रक्षा करने और उन्हें आकर्षित बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सौंदर्य प्रसाधनों को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे केवल त्वचा के ऊपरी सतह पर ही काम करें, वो शरीर की आंतरिक हमारी स्किन की अंदर वाली जो सरफेस है वहां तक नहीं जाए। तो उपयोग और प्रकृति के आधार पर बात करें तो सबसे पहले आते हैं त्वचा की देखभाल के लिए। तो ये उत्पाद त्वचा को स्वस्थ रखने, नमी प्रदान करने और उसे पर्यावरण को नुकसान जैसे धूप और धूल से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मॉइस्चराइजर, कोल्ड क्रीम, बॉडी लोशन, सनस्क्रीन क्रीम, फेस क्लींजर, फेस वॉश और टोनर। उसके बाद है सजावटी या मेकअप उत्पाद। इनका मुख्य उद्देश्य चेहरे के फीचर्स को उभारना, रंगत को एक समान करना और तात्कालिक रूप से आकर्षण बनाना होता है। चेहरे के लिए फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर, कंसीलर और ब्लश का इस्तेमाल किया जाता है। आंखों के लिए काजल, आईलाइनर, मस्करा और आई शेडो का इस्तेमाल होता है। होठों के लिए लिपस्टिक, लिप ग्लास और लिप लाइनर का इस्तेमाल होता है। बालों की देखभाल के लिए हम देखते हैं कि बालों की सफाई के लिए, उन्हें रेशमी बनाने के लिए, असमय टूटने से बचाने के लिए, उन्हें मनचाहा आकार देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। शैम्पू, हेयर कंडीशनर, हेयर ऑयल, हेयर जेल, वैक्स और हेयर डाई का इस्तेमाल होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता
और सुगंध के लिए, शरीर को दुर्गंध को दूर करने और ताजगी बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें परफ्यूम हो गया, डिओड्रेंट हो गया, टेल्कम पाउडर हो गया, नेल पॉलिश हो गया, तो इनका इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं विद्यार्थियों सेक्शन सी की तरफ, आखिरी सेक्शन है। यहाँ पर 20 नंबर का एक प्रश्न है और पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया एवं महत्व को लिखिए। तो प्राचीन भारत में धातु क्रम यानी मेटलर्जी और धातु निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का इतिहास अत्यंत समृद्ध और वैज्ञानिक रूप से उन्नत था। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि ताम्रकांस्य युग से लेकर वैदिक और मध्य काल तक भारतीय कारीगरों और रसायनों ने अयस्कों से शुद्ध धातु निकालने की परिष्कृत तकनीकों का विकसित कर ली थी। रस शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में रस रत्न समुच्चय और रसायनम में इन प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण मिलता है। प्राचीन भारत में धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया देखें तो प्राचीन भारतीय धातु कर्म ने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा और दस्ता के स्वभाव को समझकर उन्हें निष्कर्षण के लिए अलग अलग भट्टियों और रासायनिक क्रियाओं को आविष्कार किया। इस प्रक्रिया के कुछ चरण, पहला अयस्क की पहचान करना और पिसाई करना, माइनिंग्स एंड क्रशिंग्स। सबसे पहले पहाड़ों और खदानों से धातुओं के खनिजों को पहचाना जाता, इसके बाद भारी ओखली और मूसल की मदद से उन्हें कूटकर महीन पाउडर में बदला जाता ताकि रासायनिक प्रक्रिया में तेजी से भाग ले सके। उसके बाद आता है सांद्रण और शुद्धिकरण, कंसंट्रेशन एंड वॉशिंग्स। महीन पीसे हुए अयस्क को पानी की तेज बहाव में धोया जाता ताकि हल्की मिट्टी, सिलिका और अन्य अशुद्धियां बह जाए। कुछ विशेष अयस्कों को शुद्ध करने के लिए उन्हें नींबू के रस या वनस्पति तेलों के साथ भी मिलाया जाता। भर्जन और निस्तापन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। सल्फाइड और कार्बोनेट युक्त अयस्कों को खुली हवा में या बंद बर्तनों में अत्यधिक गर्म किया जाता। इस प्रक्रिया से अयस्क में मौजूद सल्फर, आर्सेनिक जैसे वोलेटाइल अशुद्धियां गैस बनकर गायब हो जाती और धातु अपनी ऑक्साइड रूप में परिवर्तित हो जाता। उसके बाद था प्रगलन और अपचयन, स्मेल्टिंग एंड रिडक्शंस। धातु ऑक्साइड को लकड़ी के कोयले, गाय के गोबर के कंडे और घी या वनस्पति अर्क जैसे कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलाकर विशेष भट्टी की भट्टियों में बहुत तेज तापमान पर पिघलाया जाता है। यह कोयला एवं अपचायक के रूप में कार्य करता है, जो धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को खींच कर लेता और शुद्ध पिघली हुई धातु भट्टी के तल में बैठ जाती। जस्ते का विशेषकर आश्वन निष्कर्षण की बात करें तो जस्ता का निष्कर्षण समान धातुओं से अलग होता है, क्योंकि ये कम तापमान यानी कि 907 डिग्री पर ही उबलता है, गैस बन जाता है। और राजस्थान की जावर में प्राचीन भारत ने दुनिया की पहली अधोमुखी आसवन डिस्टिलेशन विधि का विकसित की थी, जो कि जिसका चित्र हमने यहाँ पर आपको बता रखा है। इस चित्र के द्वारा भी आप बना सकते हो। प्राचीन भारत में जस्ता निष्कर्षण के अधोमुखी आसवन विधि की बात करें तो इसमें अयस्क को एक उल्टे रखे मिट्टी के बर्तन यानी रिटोर्ट में गर्म किया जाता था। जस्ते की वाष्प नीचे की ओर लगी एक नली से होकर नीचे रखे पानी के बर्तन में जाकर ठंडी हो जाती और ठोस शुद्ध जस्ता में प्राप्त हो जाता। यूरोप में यह तकनीक इसके लगभग 1000 वर्ष बाद प्राप्त हुई। इसके बाद देखें तो वुड स्टील विभाग का निर्माण भी भारत के अंदर अच्छा स्तर पर किया गया है और जंग रोधी तकनीक का जीवंत प्रमाण भी भारत में मिलता है, जो कि आयरन पिलर, या आपने कभी दिल्ली जाओगे तो इसको देखिएगा, वहां पर देखने को मिलता है, जो कि लगभग 1600 वर्ष पुराना है। वैज्ञानिक रहस्य की बात करें तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पाया कि निष्कर्षण के दौरान भारतीयों ने जानबूझकर इसमें फॉस्फेट्स की मात्रा अधिक रखी और सल्फर को कम किया। इसके कारण स्तंभ की सतह में मेसोवाइट की एक पतली सुरक्षात्मक परत बन गई, जिससे पिछले 1600 साल में जंग तक नहीं लगी। और खास बात है, इन सबका अपना एक औषधि महत्व भी होता है, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी होता है। अगला प्रश्न, दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार तथा लवण के महत्व को समझाइए। तो अम्ल, क्षार तथा लवण रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण पदार्थ है जिनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। अम्ल का बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा अनेक खाद्य पदार्थों और उद्योगों में पाए जाते हैं। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में पाया जाता है। एसिडिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, जो भोजन के संरक्षण का उपयोगी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में भोजन पचाने में सहायक होता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। औषधि तथा रासायनिक निर्माण में अम्ल उपयोग होता है। क्षार की बात करें तो क्षार स्वाद में कड़वा और स्पर्श में चिकना होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन और कागज बनाने में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पेट की जो एसिडिटी होती है उसको दूर करने के काम में आता है। लवण की बात करें तो लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते तथा जीवन में अत्यंत उपयोगी होते हैं। सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक बोलते हैं, हमारे भोजन को स्वाद बढ़ाने के काम में आता है। बेकिंग सोडा बेकरी उद्योग में काम आता है। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने और जल को मुलायम करने के काम आता है। पोटाशियम उर्वरक कृषि में उपयोग किए जाते हैं। विटामिन क्या है, इसके स्रोत और कार्य बताइए। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका उपयोग हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, लेकिन ये शरीर की सामान्य विकास, वृद्धि और मेटाबॉलिक को कंट्रोल करते हैं। चूंकि हमारे शरीर में अधिकांश विटामिनों का निर्माण स्वयं नहीं होता है, इसलिए इन्हें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है।
इन रक्षात्मक खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है क्योंकि शरीर में विभिन्न रोगों से बचाते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं। सामान्य के उदाहरण है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन जो कि जल में आसानी से घुल जाते हैं, जो कि जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी कहा जाता है। विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल होता है। ये गाजर, दूध, अंडा, मछली और मछली के तेल में पाया जाता है। इसका कार्य आंखों की रोशनी और स्वास्थ्य को बनाना। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। आगे बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पूरे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं मैं, जिसका थायमिन, राइबोफ्लाविन आदि नाम है। ये अनाज, दालें, खमीर, दूध, मांस और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलना इसका मुख्य कार्य, तंत्रिका तंत्र को ठीक रखना, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर आदि में पाया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, घावों को बढ़ना और मसूड़ों को स्वस्थ रखना इसका काम है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में इसके हमारी बॉडी में एक्टिव होता है। दूध और अंडे, मछली में भी पाया जाता है। हड्डियों और दांतों को मजबूती के लिए कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से रैकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है। विटामिन ई, जिसको टोकोफेरॉल कहते हैं, बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज में पाया जाता है। शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। जनन क्षमता में कमी, समय में पहले बुढ़ापा इसकी कमी से होता है। विटामिन के को फिलोक्विनोन बोलते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का इसका मुख्य कार्य, और इसकी कमी से रक्त के थक्के जमने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। अब बात करते हैं दैनिक जीवन में रसायनों का महत्व को उपयोग लिखिए। हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के रसायनों का उपयोग होता है। ये हमारे रसायन भोजन, स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, उद्योग तथा सौंदर्य प्रसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे बात करते हैं औषधियों में रसायन, ठीक है, जैसा पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक दवाओं में इस्तेमाल होता है। सफाई कार्यों में देखें तो साबुन, डिटर्जेंट, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। कृषि में देखें तो यूरिया, डीडीटी, अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल होता है। खाद्य पदार्थों में देखें तो सोडियम क्लोराइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, सिरका हो गया और खाद्य संरक्षक हो गया। सौंदर्य प्रसाधनों में देखें तो क्रीम, शैम्पू, इत्र, लिपस्टिक हो गया। ईंधन के रूप में देखें तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी हो गया। जल के शुद्धिकरण में देखें तो क्लोरीन और फिटकरी का उपयोग होता है। अगला प्रश्न आता है सोडियम हाइपोक्लोराइड और एंटीसेप्टिक विलयन के उपयोग को समझाइए। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड के उपयोग, सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी NaOCl एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक और ब्लीचिंग एजेंट है। इसके उपयोग क्या है तो जल का शुद्धिकरण में काम आता है। पीने के पानी और स्विमिंग पूल में पानी को कीटाणुरहित करने में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कपड़ों, कागज और वस्त्र उद्योग में सफेदी के लिए उपयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में होता है। अस्पतालों, घरों और प्रयोगशालाओं की सफाई में उपयोग किया जाता है। दुर्गंध दूर करने का काम आता है। नालियों और गंदे स्थानों की दुर्गंध समाप्त करने में यह सहायक होता है। और खास बात एंटीसेप्टिक विलयन की बात करें तो एंटीसेप्टिक विलयन ऐसे रसायन होते हैं जो जीवित ऊतकों पर उपयोग करके रोगाणुओं को नष्ट करने या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। अब इसके यूजेस क्या, उपयोग क्या है? सबसे पहला घाव को साफ करने में, चोट, कट या घाव पर संक्रमण होने से इसको लगाया जाता है। सर्जरी में, ऑपरेशन से पहले त्वचा और कीटाणु रहित करने में उपयोग किया जाता है। अगला त्वचा संक्रामक रोकने में, त्वचा की सफाई और संक्रमण से बचाने में सहायक होता है। खास बात प्राथमिक उपचार में तो फर्स्ट एड बॉक्स में एंटीसेप्टिक विलयन का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए टिंचर, आयोडीन, डेटॉल, सेवलोन आदि। तो विद्यार्थियों, अभी तक आप जुड़े हुए थे हमारे साथ यानी आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर, और हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा अभी तक आपके साथ जुड़े हुए थे। तो विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैंने आपको एक नंबर बताया था, नंबर को जरूर नोट कीजिएगा, 77 250 44 325। इस नंबर पर आपका जब भी पेपर होता है तो पेपर हमें फोटो खींचकर अवश्य भेजिएगा ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी उसका सॉल्यूशन मिल सके, उनको मदद मिल सके। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।